हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इस चैप्टर की हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके पहले का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप आराम से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने फर्स्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था। तो हमने पढ़ा था दो ध्रुवीयता का अंत। इसका मतलब है कि दो ध्रुवीयता यानी कि दो महाशक्तियों में से एक का अंत हो गया था। कौन सी महाशक्ति का अंत हुआ था? सोवियत संघ का। और क्यों हुआ था, उसका क्या कारण था, हमने यह भी पढ़े थे। और सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम था उन सब के बारे में हमने पढ़े थे। जी हाँ, सोवियत संघ के जो विघटन के कारण थे, जो भी सारे कारण थे, हमने उन सब के बारे में भी पढ़ा था। और यह भी पढ़ा था कि सोवियत संघ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, सोवियत संघ कहाँ से आई थी, सोवियत संघ की कौन सी विचारधारा थी। और बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ा था, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थी। और शीत युद्ध की दीवार, वो बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था, कब उसे तोड़ा गया था, यह सब हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और हमने मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियों के बारे में पढ़ा था। हमने CIS, जी हाँ, CIS के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको यह वाली वीडियो समझ आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ का अंत हो गया, सोवियत संघ नष्ट हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ था ऐसा कि विश्व में इतना बड़ा चेंज आया था, इतना बड़ा बदलाव आया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध की समाप्ति। जी हाँ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। आप जानते हैं शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि दो महाशक्तियों का विश्व में उदय हो गया था। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए शीत युद्ध लाया गया था। अब जब विश्व में एक ही महाशक्ति रह जाएगी तो शीत युद्ध का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ था? बिल्कुल सही, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। अब हम सेकेंड कारण देख लेते हैं, सेकंड परिणाम देख लेते हैं कि हमारा दूसरा परिणाम क्या था। एक ध्रुवीय व्यवस्था। आप जानते हैं कि जब शीत युद्ध था, यानी कि जब सोवियत संघ और अमेरिका महाशक्ति थे, तो क्या था? दो ध्रुवीयता, यानी कि विश्व में दो महाशक्तियां थीं। पर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या हुआ? विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई। कौन सी? अमेरिका, USA, जो कि आज तक बरकरार है। जी हाँ, अमेरिका जैसी इतनी बड़ी महाशक्ति आज भी हमारे विश्व में विख्यात है। जैसे कि आप जानते हैं, आज भी अमेरिका को विश्व की महाशक्ति के नाम से ही जाना जाता है। अमेरिका इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तो हम और परिणाम देख लेते हैं। सोवियत संघ का अंत। जी हाँ, सोवियत संघ का अंत हो गया था। सोवियत संघ बिल्कुल खत्म हो गई थी। आप जानते हैं आज के टाइम पे आप कितने सारे देशों के नाम पढ़ते हैं, पर सोवियत संघ का नाम आप कहीं पर भी नहीं पढ़ते। पर सोवियत संघ 1991 में एक महाशक्ति था, और 1991 के बाद सोवियत संघ का बिल्कुल ही अंत हो गया। सोवियत संघ का नामो निशान मिट गया विश्व पर से। तो अब आगे देखते हैं हम 15 नए देशों का उदय। जी हाँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सोवियत संघ के 3 बड़े जो गणराज्य थे। कौन से गणराज्य? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन 3 गणराज्यों ने घोषणा की थी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो उसके बाद क्या हुआ था? CIS हुआ था। CIS क्या? नए राज्यों का उदय हुआ था। तो कौन से थे? 15 नए राज्य। यहाँ राज्य से मतलब कोई ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इससे नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य से मतलब ही है देश का। तो 15 नए देशों का उदय हुआ था सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस की जगह सोवियत संघ की जगह पर क्या आया? रूस आ गया। आप जानते हैं कि आज विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। तो रूस, जी हाँ, जब सोवियत संघ था तो उस टाइम रूस सोवियत संघ का ही हिस्सा था। पर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। सोवियत संघ खत्म हो गया और सोवियत संघ के स्थान पर रूस आ गया। तो इसलिए आज हम रूस के नाम से जानते हैं, ना कि सोवियत संघ के नाम से। अब हम आगे देख लेते हैं। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित। जी हाँ, क्या था शक्ति संबंध?
कि दो महाशक्तियां थी, विश्व में दो महाशक्तियां थी, पर सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ, शक्ति का जो संबंध था वो परिवर्तित हो गया, दो महाशक्तियों से एक महाशक्ति हो गई। तो यहीं पर इसके कहने का मतलब है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गया, दो महाशक्तियों से एक महाशक्ति हो गई। तो अब हम आगे देख लेते हैं समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह। आप जानते हैं सोवियत संघ की क्या विचारधारा थी, क्या थी? बिल्कुल सही समझे, समाजवाद विचारधारा थी सोवियत संघ की। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो समाजवादी विचारधारा पर तो प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। जी हाँ, इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। अब आप कोई भी काम करते हैं और आप उस काम में फेल हो जाते हैं तो वो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोगों के लिए कि आप उस काम में फेल हो गए थे, हमें वो काम नहीं करना जो हम फेल हो जाएं। तो इसीलिए जो समाजवादी विचारधारा थी इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब से जिस देश के पास समाजवादी विचारधारा होगी क्या, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह हो गई थी लोगों की सोच समाजवादी विचारधारा के लिए, इसलिए यहाँ कहा गया है कि समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। अब हम आगे देख लेते हैं पूंजीवादी व्यवस्था का उदय। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो अमेरिका है, हमारे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, उसकी क्या विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक कौन सी विचारधारा बची, अमेरिका की विचारधारा, कौन सी, पूंजीवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी विचारधारा का उदय हो गया था। अन्य देशों ने भी पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया था कि अगर हम पूंजीवादी विचारधारा अपनाएंगे समाजवाद को ना अपनाकर तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारा देश भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है। तो अब हम आगे जान लेते हैं शॉक थेरेपी। जी हाँ, शॉक थेरेपी। अब आप सोच रहे होंगे शॉक थेरेपी क्या है कि किसी को एकदम से करंट लगा दिया, ये सब आप जाने कि शॉक का मतलब क्या था, झटका देना, करंट लगाना, ये सब। पर यहाँ पर शॉक थेरेपी से ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। जी हाँ, शॉक थेरेपी से यहाँ करंट का या फिर कोई भी करंट लगाने का, झटके देने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप इसे ऐसा मत समझना, मैं आपको समझाती हूँ कि शॉक थेरेपी क्या होता है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात क्या है, आघात का मतलब होता है चोट। तो चोट पहुंचाकर उपचार करना यानी कि उसका इलाज करना। पहले तो हम किसी को चोट पहुंचा दें, उसके बाद उसका इलाज करें, तो यही होता है शॉक थेरेपी कि आघात पहुंचाकर यानी कि चोट पहुंचाकर उसको दवाई लगाना, उसको मलहम लगाना। तब हम इसको सही अर्थों में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है शॉक थेरेपी को। तो साम्यवाद के पतन के बाद, अब आप सोच रहे होंगे साम्यवाद, हमने समाजवाद पढ़ा है, पूंजीवाद पढ़ा है, अब ये साम्यवाद कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि समाजवाद और साम्यवाद में कोई भी डिफरेंस नहीं है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों एक ही हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि साम्यवाद क्या है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं बता दूं कि साम्यवाद और समाजवाद दोनों एक ही हैं। हम जान लेते हैं साम्यवाद के पतन के बाद यानी कि समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को, जो सोवियत संघ के गणराज्य थे जैसे कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस, हमने पढ़े प्रीवियस वीडियो में 3 बड़े गणराज्य थे। तो ऐसे ही और जो राज्य थे उनको भी विश्व बैंक, आप जानते हैं कि यह पूरी दुनिया का एक बैंक है जिसे विश्व बैंक कहा जाता है। इंग्लिश में बोलूँ तो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि RBI, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हमारे भारत का क्या है, RBI है। इसी तरह एक वर्ल्ड का भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो उसके द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी कि साम्यवाद से समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा है। जी हाँ, अब मैं आपको समझाती हूँ कि समाजवाद के पतन के बाद यानी कि सोवियत संघ का जब पतन हो गया था ना, तो सोवियत संघ के जो भी बड़े बड़े गणराज्य थे जैसे कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन सबको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देश दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि हम उनके जो विचारधारा है, जैसे कि सोवियत संघ की विचारधारा समाजवाद थी, तो इसका मतलब सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनकी भी विचारधारा समाजवादी हुई। तो समाजवाद विचारधारा को बदलकर उसका परिवर्तन कर पूंजीवाद विचारधारा में ले जाना है। तो समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाने को ही शॉक थेरेपी कहा गया है। तो इसका मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करने के पहले तो उनको समाजवाद विचारधारा दी, अब समाजवाद विचारधारा से उनको पूंजीवाद की ओर ले जाया गया।
तो इसी को शॉक थेरेपी कहा गया है। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर शॉक थेरेपी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी, तो हमने जान ली कि शॉक थेरेपी क्या है। अब हम जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शॉक थेरेपी में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण कि समाजवाद के जो राज्य थे, समाजवाद के जो देश थे, उनको पूंजीवाद की ओर संक्रमण मतलब कि परिवर्तित किया गया। तो जान लेते हैं शॉक थेरेपी की विशेषताएं। सबसे पहली क्या विशेषता थी? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है कि समाज में सभी लोग बराबर हों, सभी लोग एक समान हो, किसी के पास भी कम या बढ़ती पैसा ना हो, सभी के पास हर चीज़ बिल्कुल समान हो। पर यहाँ पूंजीवाद के और संक्रमण से क्या अभिप्राय है? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मतलब कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका हम निजी स्वामित्व मतलब उस पर हमारा खुद का अपना अधिकार होगा। जैसे कि आज भी हम जानते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है, किसी और का अधिकार नहीं होता, ना पूरे एक समाज का अधिकार नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमारा अधिकार होता है। तो इसी तरह पूंजीवाद में यानी कि शॉक थेरेपी की यही एक विशेषता थी कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं था। समाजवाद में कोई भी प्रॉपर्टी एक सामाजिक रूप में होती थी, ना कि निजी रूप में। हम आगे देख लेते हैं राज्य की संपदा का निजीकरण। जो राज्य की संपदा थी उसका निजीकरण किया गया था, मतलब उसको बांट दिया गया था लोगों में। और जो थर्ड थी सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म। जैसे कि सामूहिक फॉर्म, बहुत सारे ग्रुप है, समूह का जो निजी फॉर्म होता था वो जो सामूहिक रूप से किसी एक समूह का फॉर्म होता था उसे निजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, निजी फॉर्म में बदल दिया गया कि किन्हीं इसे कुछ लोगों के ही हाथ में उसे दे दिया गया, ना कि एक समूह के हाथ में। और उसकी विशेषता है मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुक्त व्यापार मतलब कि खुला व्यापार, कि हम अपनी मर्जी से जो चाहें वो व्यापार कर सकते हैं, हमें उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और जो मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता से मतलब है कि हम अपने पैसे का लेन देन खुद कर सकते हैं, उसमें किसी की भी कोई पाबंदी नहीं होगी। जैसे कि हम आज भी जानते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो हम किसी से नहीं पूछते हैं, हमारा मन करता है, हमें ग्राहक मिल जाता है तो हम बेच देते हैं। तो इसी तरह से पर समाजवाद में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह संपत्ति हमारी नहीं होती थी बल्कि सामाजिक संपत्ति होती थी, इसीलिए हम उसे नहीं बेच सकते थे। पर यहाँ क्या हुआ था? मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता हो गई थी। हम आगे देख लेते हैं पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। जो पश्चिमी देश कौन से थे? जी हाँ, जो अमेरिका के देश थे। अमेरिका के जो देश थे जो सोवियत संघ, तो ये किधर था? पूर्व में था, अमेरिका पश्चिम में। तो पश्चिम देशों की जो आर्थिक व्यवस्था थी ना उससे जुड़ाव हो गया था सोवियत संघ के देशों का। जब सोवियत संघ नष्ट हो जाएगा तो इसकी समाजवाद क्या करेगा? तो समाजवाद बदलकर पूंजीवाद हो गया था। तो ये सारा पूंजीवाद में ही आ गया था। अब हम आगे देख लेते हैं पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। आप जानते हैं अमेरिका की जो व्यवस्था है वो पूंजीवाद व्यवस्था है, थी और शायद हमेशा रहेगी भी। तो अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाया था, उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं चुना था कि हम पूंजीवाद के अलावा कोई और व्यवस्था को भी अपना सकते हैं। जी हाँ, लोगों के सामने, देशों के सामने कोई और विकल्प नहीं था कि उन्हें पूंजीवाद के अलावा कोई और भी व्यवस्था अपना सकते हैं। तो आई होप आपको शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी की विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हमने विशेषताएं तो जान ली शॉक थेरेपी की, अब हम एक बार जान लेते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके परिणाम में कि जो एक परिणाम है वो शॉक थेरेपी भी है। तो शॉक थेरेपी के होने से क्या हुआ? तो पूर्णतया असफल रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जो रूस का औद्योगिक ढांचा था ना वो पूरा ही चरमरा गया, ऊपर से नीचे तक हिल गया। हम कह सकते हैं कि उसकी बुनियाद ही खत्म हो गई। रूस ने जो भी अपना ढांचा तैयार किया था, जो भी उसने प्लानिंगें की थी, सब कुछ नष्ट हो गया सोवियत संघ के पतन के कारण। और जो थी रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूस की जो मुद्रा थी ना उसे रूबल कहा जाता था, जैसे कि अमेरिका की मुद्रा है उसे डॉलर कहा जाता है, इस तरह रूस की जो मुद्रा थी उसे रूबल कहा जाता था। तो रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा गिर गई थी। किस कारण से? सोवियत संघ के विघटन के कारण से और शॉक थेरेपी के आने से।
और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल सही, समाजवाद विचारधारा थी। अब जब समाजवाद विचारधारा ही खत्म हो जाएगी तो सब कुछ मतलब कि खत्म ही हो जाएगा। तो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था होती नष्ट हो गई थी। एक नई व्यवस्था आई थी जो कि पूंजीवाद पर आधारित थी। पूंजीवाद यानी कि पैसों पर आधारित थी। तो अब कोई भी व्यवस्था पैसों पर आधारित होगी तो समाज कल्याण पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए समाज कल्याण की व्यवस्था बिल्कुल ही नष्ट हो गई थी। जब आगे तो 90% अब जानते हैं कि 100 में से 90% सिर्फ 10% ही बचा, तो 90% कितना ज़्यादा होता है। तो 90% जो कंपनियां थी उनको निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था। आप जानते हैं कि जब सोवियत संघ इतनी बड़ी महाशक्ति रहा है, अमेरिका से उसने मुकाबला करा है, तो उसमें कुछ तो क्वालिटियाँ होंगी, उसके भी कुछ अपना रूल्स होंगे, तो उसका भी कुछ अर्थव्यवस्था होगी अपनी, जब भी तो वो महाशक्ति था। तो उसकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उसकी कंपनियां जो थी, सारी कंपनियों को अमेरिका ने सारी मतलब कि 90% कंपनियों को निजी हाथों में या फिर अन्य कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया। जी हाँ, कोई भी दाम सही से नहीं लगाए, कम दामों पर सभी कंपनियों को बेच दिया गया था। तो और इन कंपनियों को जब बेचा गया था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गराज सेल। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गराज सेल किसे कहा जाता था, विश्व की प्रथम गराज सेल कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब शॉक थेरेपी आई थी तब 90% सोवियत संघ की कंपनियों को निजी हाथों में या फिर अन्य कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था, जिसे विश्व की सबसे पहली गराज सेल कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। आर्थिक विषमता बढ़ी। जी हाँ, आर्थिक विषमता बढ़ी थी। सभी जब समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण होगा, समाजवाद में क्या था, किसी के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, सभी के पास समान पैसे होते थे, और एकदम से आर्थिक विषम जो कि पूंजीवाद आ जाएगा तो सभी के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो इसीलिए आर्थिक विषमता बढ़ गई थी, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। और खाद्यान्न संकट, मतलब कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। खाने पीने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, लोगों की मांगें ज़्यादा हो गई थी और खाने की चीज़ें बहुत कम हो गई थी। माफिया वर्ग का उदय हुआ था जब शॉक थेरेपी आ गई थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और कमज़ोर संसद। जी हाँ, जब पूंजीवाद आया तो तब अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। आप जानते हैं कि अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो राष्ट्रपति हैं। हमारे भारत के क्या है, प्रधानमंत्री। हमारे भारत की जो भी सारी शक्तियाँ होती हैं किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास। पर अमेरिका में किसके पास होती हैं सारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास। तो इसीलिए संसद जो था ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और किसका शासन आ गया था, सारी शक्तियाँ किसके पास चली गई थी, राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ चली गई थी। अब राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ चली गई थी, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। प्रधानमंत्री का कोई अस्तित्व भी नहीं रहा था, संसद का कोई अस्तित्व भी नहीं रहा था। और सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हो गया था, मतलब कि राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकता था, वो जो चाहे वो कर सकता था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं शॉक थेरेपी के आने से ये सारे परिणाम हुए थे। तो इन सब का बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। शॉक थेरेपी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं, शॉक थेरेपी के परिणाम और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम तो अक्सर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, दो ध्रुवीयता का अंत। कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, जब दो ध्रुवीयता का अंत हो गए तो उसके क्या क्या परिणाम हुए, यह सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा थोड़े से चैप्टर और बचा है, तो उसको भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट देखने के लिए आप हमारी थर्ड वीडियो का ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।